you are most welcome in my YouTube channel study classes. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का लेसन फर्स्ट आ गर्ल विद अ बास्केट, जिसके ऑथर विलियम सी डगलस हैं, इसकी समरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, क्लास 12 का लेसन फर्स्ट है आ गर्ल विद अ बास्केट, टोकरी वाली एक लड़की। इसके जो लेखक हैं विलियम सी डगलस हैं, ये अमेरिकन राइटर है, अमेरिकन ऑथर है। स्टूडेंट, जो विलियम सी डगलस है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और स्टूडेंट ये 1950 में भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। 1950 में यानी 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था और 1950 में स्वतंत्रता के 2 साल बाद ये भारत भ्रमण करने के लिए आए और इनका जो भारत भ्रमण करने का जो टारगेट था वो ये था कि इन्हें सबसे पहले अमेरिका से, मैंने बताया ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1950 में जब ये आए तो सबसे पहले नई दिल्ली के बाद इनका प्रोग्राम था बरेली तक जाने के लिए। तो ये नई दिल्ली से बरेली तक एक पैसेंजर ट्रेन के द्वारा इन्होंने अपनी यात्रा की और इसके बाद बरेली से इनको जाना था रानीखेत। तो बरेली से रानीखेत की दूरी इन्हें एक कार के द्वारा तय करनी थी। तो स्टूडेंट, जब राइटर नई दिल्ली से बरेली के लिए रवाना हुआ और एक पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ, तो जैसे ही पैसेंजर ट्रेन तो चूंकि सभी स्टेशनों पर रुकती थी, तो इसलिए राइटर प्रत्येक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर उतरता था और देखता था कि जो प्लेटफॉर्म बहुत भीड़ वाले स्थान थे, भिन्न प्रकार के सभी प्रकार के लोगों से प्लेटफॉर्म भरे हुए थे, जिनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस ईसाई भी थे, कुछ उसमें वेंडर्स भी थे, उसमें बेगर्स भी थे, पोर्टर्स भी थे, प्रीस्ट भी थे, यानी बहुत सारे लोग थे। और ये जो प्लेटफॉर्म पे लोग थे ये लूज गारमेंट्स पहने हुए थे, व्हाइट लूज गारमेंट्स, सफेद ढीले ढाले कपड़े और विदाउट शूज एंड चप्पल्स, वेयरफुट थे, वेयरफुटेड या वेयरफिटेड, ये नंगे पैर थे, इनके पैरों में जूता चप्पल नहीं थे। तो राइटर प्रत्येक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उतरता था और कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल पाता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। चूंकि राइटर एक अमेरिकन था इसलिए उसे हिंदी बोलना तो आती नहीं थी, उसे केवल इंग्लिश बोलना आती थी, इसलिए वो कम से कम 3 लोगों से बात करता था, तब उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो उससे इंग्लिश में बात कर पाता था। और इस तरह लोगों से बातचीत करने के माध्यम से वह राष्ट्र की आंतरिक स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था, वह देश की नाड़ी टटोलने की कोशिश कर रहा था। He was trying to get a feel of the pulse of the nation। इस तरह वह राष्ट्र की आंतरिक स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियन को सरकार के विरुद्ध व्यक्त नहीं कर रहा था, सरकार के कोई भी सूचनाओं के विरुद्ध अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर रहा था। और वो इस तरह से लोगों से बातचीत करने के माध्यम से राष्ट्र की आंतरिक स्थिति जानना चाहता था। वह जानना चाहता था कि भारत की आंतरिक स्थिति कैसी है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोगों का व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी कैसी इच्छा है, कैसी भावनाएं हैं, ये सब वो जानने की कोशिश कर रहा था। तो स्टूडेंट, जो वो मैंने बताया न्यू दिल्ली से बरेली जा रहा था पैसेंजर ट्रेन से, वो रास्ता भारत के एक सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरता था और ये कृषि क्षेत्र था गंगा का
ऊपरी समतल मैदान। और यहाँ पर राइटर ने देखा कि यहाँ पर क्षैतिज तक समतल जमीन दिखाई दी। क्षैतिज क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा स्थान जब हम कहीं समतल में खड़े होते हैं तो जहां बहुत दूरी पर देखते हैं तो एक दूरी पर हमें पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज तक उसने चारों ओर देखी, वहां पे समतल भूमि थी और उसने देखा कि वहां पर हजारों एकड़ भूमि में चावल की खेती थी। उन दिनों गंगा नदी उफान पर थी, उसमें बहुत अधिक बाढ़ थी और उसका जो कलर था वो था ब्राउन सिल्ट। ब्राउन सिल्ट माने पानी में मिट्टी मिली हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं मटमीला कलर था वाटर का। और उसने देखा वहां पर घास के बहुत बड़े मैदान, जंगल लगे हुए थे। इतनी ऊंची घास लगी हुई थी कि अगर आदमी के सिर से भी ऊंची, आदमी उसमें खो जाए। और वो बताता है कि ये जो घास के जंगल थे ये एलिफेंट्स, टाइगर्स, पाइथन्स, कोबरास, इन सब के घर थे। इन घास के जंगलों में शेर, हाथी, चीता, अजगर, कोबरा ये सब रहते थे। और उसने देखा कि हजारों एकड़ भूमि जिसमें चावल की खेती थी वो सभी पानी से ढकी हुई थी और गंगा नदी उफान पर थी। आगे जाने पर उसने देखा कि वहां पर पवित्र बरगद के पेड़ भी लगे हुए थे। उसने पीपल ट्रीज भी देखे, पाकर ट्रीज भी देखे, जो कि कतारों में लगे हुए थे। इसके बाद उसने देखा, मैंने बताया कि जैसे ही ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी तो राइटर प्रत्येक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतर जाता था, लोगों से बातचीत करता था। तो उसने देखा कई स्टेशनों पे बहुत सारे उसे बंदर भी दिखाई दिए और उन बंदरों के साथ उनके बेबी मंकीज भी थे और ये स्टेशन पर भोजन की तलाश में आए हुए थे। इस तरह से जब वो आगे बढ़ता गया तो रास्ते में पड़ने वाले गांव के दृश्यों को भी उसने देखा। जो रास्ते में गांव पड़ रहे थे उसने देखा वहां पे मकान जो थे मड, वाटर और काऊ डंग के बने हुए थे। मड मीन्स होता है मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, काऊ डंग मीन्स गोबर। तो मिट्टी, पानी और गोबर के कच्चे मकान बने हुए थे जिनके ऊपर खपरेल थी और उन खपरेल के ऊपर उसने देखा उन मकानों के ऊपर कद्दू की बेलें थी और कद्दू की बेलों में पीले फूल खिले हुए थे जो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो इस तरह उसने रास्ते में बहुत सारे दृश्यों का आनंद लिया, लोगों से बातचीत की। इस तरह से वो अपनी यात्रा करता रहा और जैसे ही एक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वह उतरा तो उसने देखा कि एक बच्चों के समूह ने उसे घेर लिया और उन बच्चों के हाथों में हाथ की बुनी हुई टोकरियां और पंखे थे। वो अपने अपने सामान को, उनका नाम लेकर के चिल्ला रहे थे, अपने अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहे थे। राइटर उनकी भाषा को तो नहीं समझ सका लेकिन उनकी इच्छा को वो समझ गया कि ये बच्चे अपनी टोकरियां और पंखे बेचना चाहते हैं। तो राइटर ने देखा कि ये बच्चे उसके ऊपर इस तरह झपट पड़े जैसे कोई टिड्डी दल झपट पड़ता है। चूंकि राइटर बताता है कि बच्चों ने देखा कि मैं एक विदेशी था, आई वॉज अ फॉरेन, मैं एक विदेशी था, इसलिए बच्चों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वो मेरी ओर टिड्डी दल की भांति झपट पड़े क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं एक भारतीय की अपेक्षा उनके बहुत सारे सामान को खरीद सकता था। उसने बताया है आई वॉज अ प्रोमाइजिंग मार्केट, मैं एक होनहार बाजार था। यानी उन्होंने समझा कि मेरी क्षमता एक भारतीय की अपेक्षा अधिक सामान को खरीदने की थी। तो इसलिए राइटर कहता है आई वॉज कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, मैं पूरी तरह से शरणार्थी बच्चों के एक समूह के द्वारा घिरा हुआ था। तो राइटर ने कुछ टोकरियां और पंखे उन बच्चों के खरीदे कुछ आने में। आना ये क्या है? यूनिट ऑफ मनी।
पैसे की एक इकाई है बहुत छोटी, जिसे आना कहते हैं। तो स्टूडेंट उसने कुछ ही आने में कुछ टोकरियां, एक टोकरी उसने रद्दी कागज के लिए रखने के लिए खरीद ली, एक फ्रूट्स रखने के लिए खरीद ली, एक सिलाई का सामान रखने के लिए खरीद ली, कुछ पंखे उसने खरीद लिए। ही बॉट सम फैंस फॉर फ्यू आनाज, कुछ पंखे उसने कुछ आने में खरीद लिए। और इस तरह से शीघ्र ही उसकी बाहें भर गई। Soon his arms were filled and he had no room, उसके पास कोई जगह नहीं बची। तो स्टूडेंट उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक 9 साल की सुंदर लड़की खड़ी हुई थी, जो फटे हुए कपड़े पहने हुई थी, बहुत ही दयनीय स्वर में उससे गिड़गिड़ा रही थी कि राइटर उसकी टोकरी को खरीद ले। She had a beautiful basket in her hand with a handle, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी जिसमें एक हैंडल लगा हुआ था पकड़ने के लिए। And she wanted to sell her basket for ₹1.50, और वह अपनी टोकरी को ₹1.50 में बेचना चाहती थी। इस तरह से वो राइटर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, राइटर से गिड़गिड़ा रही थी, बड़े ही दयनीय स्वर में गिड़गिड़ा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह राइटर से अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी टोकरी को खरीद ले। तो द राइटर फेल्ट पिटी ऑन हर, लेखक को उस पर दया आ गई। एंड ही वांटेड नो मोर बास्केट टू बाय, और वह टोकरी को अब खरीदना नहीं चाहता था। सो ही बैलेंस्ड ऑल हिज बास्केट्स एंड पेन्स ऑन हिज लेफ्ट आर्म, इसलिए उसने क्या किया, अपनी बाएं भुजा पर अपने सारी टोकरियों और पंखों का बैलेंस बनाया, अपने दाएं हाथ को फ्री किया और दाएं हाथ को उसने अपने कोट की पॉकेट में डाला और कुछ फुटकर पैसे निकाले। कुछ फुटकर पैसे निकाल करके उस लड़की की टोकरी में डिपॉजिट कर दिए, डाल दिए। और जैसे ही राइटर ने वो चेंज उस लड़की की टोकरी में डाल दिए, लड़की ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ अपना हाथ अपनी टोकरी में बढ़ाया और वो जो चेंज राइटर ने उस टोकरी में डाले थे उसको उसने कलेक्ट किया और राइटर को रिटर्न कर दी, जिससे राइटर सोच में पड़ गया। और वो सोच में पड़ने के बाद वो समझ गया कि उससे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसने किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। इसलिए अब उसके पास केवल एक ही उपाय बचा और वह उपाय था कि वह उसकी टोकरी को खरीद ले। इसलिए राइटर ने उसकी टोकरी को ₹1.50 में खरीद लिया। That girl wanted to sell her basket for ₹1.50, वह लड़की अपनी टोकरी को ₹1.50 में बेचना चाहती थी। The girl did not want to beg, लड़की भीख नहीं मांगना चाहती थी। What she wanted to sell her basket, बल्कि वह अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। इसलिए राइटर ने उसे ₹1.50 दिए और ₹1.50 देने के बाद उस लड़की ने खुश हो गई, अपने आंसू पहुंचे और आंसू पहुंच करके वो प्लेटफॉर्म के नीचे दौड़ करके अपनी झोपड़ी की ओर भाग गए। राइटर ने देखा कि जिस झोपड़ी की ओर वो भाग गए, आज उस झोपड़ी में कम से कम 30 सेंट होंगे, ₹1.50 होंगे। और राइटर बताता है कि ये बच्ची शरणार्थी लोगों की बच्ची थी और ये शरणार्थी लोग वो लोग थे जब भारत स्वतंत्र होने के बाद 1947 में भारत हमारा आजाद हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को 90 लाख लोगों ने छोड़ दिया और वो सब लोग भारत आ गए। और क्यों आ गए? धर्मांधता के कारण, रिलीजियस फैनेटिज्म के कारण, जिसे कहते हैं धर्मांधता के कारण। तो 90 लाख लोग अपना घर, मकान, खेती, केवल वो अपने साथ उन्हीं चीजों को ला सके जो बहुत ही आवश्यक थी, कुछ खाने पीने का सामान, कुछ पैसा,
लेकिन शीघ्र ही उनके वो सब सामान जो अपने साथ लाए वो खत्म हो गए। कुछ लोग रास्ते में ही गिरकर मर गए, कुछ लोग भूख प्यास से मर गए। और इस तरह से वो लोग भारत के जो शहर हैं उन शहरों में आकर के सड़क के किनारे पर बस गए, झुग्गियों में, और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कि टोकरियां, पंखे बनाने लगे। और उनके बच्चे अपने माँ बाप को उनका रोजी रोटी कमाने में समर्थन करने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे। तो ये बच्चे उन्हीं शरणार्थी लोगों के बच्चे थे जो पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में आए थे। उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी सभी लोग यहाँ पर आ गए थे और ये सभी लोग किसी ना किसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से उनके जो रिश्तेदार थे, कुछ लोगों ने छोटी छोटी चाय की दुकानें, इस तरह के छोटे छोटे टी स्टॉल वगैरह सड़क के किनारे शहरों में स्थापित कर लिए थे और इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। तो राइटर हमें बताता है कि जो ये शरणार्थी बच्चे थे इन्हीं लोगों के बच्चे थे और उन शरणार्थी लोगों में कुछ लोग किसान भी थे जो खेती करते थे। इनकी आय बहुत कम थी, ये एक हफ्ते में लगभग $2 कमा पाते थे और इनको दिन में 24 घंटे में केवल एक ही बार खाना मिलता था। इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इन्हें दाल, रोटी, थोड़ा बहुत दूध और पनीर वगैरह मिलती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से राइटर उनकी कंडीशन के बारे में बताता है। इसके बाद राइटर जब वापस अपनी यात्रा नई दिल्ली से बरेली और बरेली से इसके बाद वो रानीखेत गया, उसने हिमालय की ओर भी यात्रा की। वहां पर देखा किस तरह के जंगली मैदान थे, किस तरह के दृश्य थे। ये सब देखने के बाद जब वह वापस हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला और वहां से मिलने के बाद उनसे मिला जब तो उन्होंने उनसे बताया, लेखक ने, विलियम सी डगलस ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को बताया, पंडित नेहरू जी को, कि उसे भारत से प्रेम हो गया है। He had fallen in love with India. उसे भारत से प्रेम हो गया है। क्यों हो गया है? उसने उसका रीजन भी बताया। उसने बताया कि उसे भारत के लोगों से, उसने जिन लोगों से बात की वो लोग, उन लोगों के अंदर शालीनता थी, उन लोगों के अंदर एक अच्छी नागरिकता थी, उन लोगों के अंदर एक अच्छा व्यवहार था, चाहे वो गांव के लोग हों या शहरों के लोग हों। स्वतंत्रता के प्रति उनकी तीव्र इच्छा थी। They had a passion for the independence. स्वतंत्रता उन्हें बहुत अधिक पसंद थी और खास तौर से विलियम सी डगलस ने हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बताया कि उसे 9 साल की लड़की ने बहुत अधिक प्रभावित किया। वो बताता है हमारे प्रधानमंत्री जी को कि वो लड़की दोनों प्रकार से अशिक्षित थी। दोनों प्रकार से अशिक्षित होने का मतलब, ना तो वह लड़की एक सभ्य समाज के तौर तरीकों से परिचित थी और ना ही वो पढ़ने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए स्कूल गई थी। यानी वो एक सभ्य समाज के तौर तरीके भी नहीं जानती थी और ना ही वो कभी स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन फिर भी उस लड़की ने लेखक को, विलियम सी डगलस को, भारत की पवित्र आत्मा की एक झलक दी थी। और यही कारण है कि विलियम सी डगलस कहते हैं कि उसे भारत से प्रेम हो गया, भारत से प्रेम हो गया। और वो बताते हैं कि खास तौर से उस लड़की के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की भावना ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया है और इसी कारण से he had fallen in love with India।
तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज एक क्लास 12 के पहले लेसन आ गर्ल विद अ बास्केट, टोकरी वाली एक लड़की की हिंदी में समरी एक्सप्लेन की। स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरी समरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों की उत्साह और प्रेरणा मुझे मिले। मैं आगे वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।